नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में छिड़े सियासी संग्राम की, महाकुंभ पर घिरी बीजेपी सरकार की, देखेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को, अमेरिका से मोदी सरकार को लगे बड़े झटके को, जानेंगे हरियाणा सरकार पर मंडराते संकट के बादल को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी ही सरकार की खोली पोल, बोले लोग गरीबी और बेरोजगारी के चलते गांवों से शहरों में कर रहे हैं पलायन। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए तय हुई जगह, प्रणब मुखर्जी के बगल में बनेगा स्मारक, सरकार की तरफ से दी जाएगी 25 लाख की राशि। यूपी के फतेहपुर में दो मालगाड़ियां टकराई, दोनों लोको पायलट गंभीर, रेड सिग्नल पर खड़ी थी एक ट्रेन, पीछे से दूसरी ने मारी टक्कर। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 1397 अंकों के उछाल के साथ 78,583 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 378 अंकों की तेजी के साथ 23,739 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बाद में लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब भी दिया, लेकिन विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए गए थे उनके जवाब नहीं मिले। पीएम मोदी एक बार फिर पुरानी सरकार की नाकामी ही गिनाते रहे, तो दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से एक बार फिर से कई सवाल उठाए गए। देखिए रिपोर्ट। बजट सत्र 2025 का आज चौथा दिन था, जहां विपक्ष ने महाकुंभ में हुई भगदड़ के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार आंकड़े क्यों छुपा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। उन्होंने कहा, हमने 5 दशक तक गरीबी हटाओ के झूठे नारे सुने, हमने गरीब को झूठे नारे नहीं सच्चा विकास दिया है। 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर आए हैं। पीएम मोदी करीब 1.5 घंटे तक संसद में बोले, लेकिन पूरे भाषण में उन्होंने महाकुंभ पर एक भी शब्द नहीं कहा, जबकि हर किसी की निगाहें इसी पर टिकी हुई थी। यहाँ तक कि पीएम ने राहुल का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गरीबों की झोपड़ी में फोटो सेशन कराने वालों को गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। मोदी ने केजरीवाल पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी के अलावा सपा प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि आप नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात करते हैं। 2022 के चुनाव से पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना था, कितनी तैयारी हुई थी, कितनी सजावट हुई थी। प्रधानमंत्री उद्घाटन करके गए, पानी बरस गया और एक्सप्रेसवे बह गया। आज भी मेंटेनेंस चल रहा है। एक जमाना था जब हमने बड़े स्तर पर जमीन खोई, अब उसी रास्ते पर बीजेपी चल रही है। अगर चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया है, तो जो अखबार और चैनल ऐसी खबरें चला रहे हैं उन पर एफआईआर कर उन्हें जेल भेज दीजिए। जब आप उनको मुकदमा कर जेल भेज सकते हैं, तो जो कुंभ की सच्ची खबर चलाना चाहते थे तो उन पर भी करिए। इसके अलावा राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि किसान प्राथमिकता में है और किसान से संवाद नहीं है। किसी ने एक बात कही है कि लोहे का स्वाद लोहार से ना पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। असमानता बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी की समस्या है, इसका तात्कालिक निदान किसी के पास नहीं है। इसका निदान ये है कि पहले मानो तो कि बेरोजगारी है, डेटा कूक मत करो। पटना में छात्र प्रदर्शन करते हैं तो लाठीचार्ज करते हो, ये कौन सा देश हम युवाओं को दे रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि राष्ट्रपति के भाषण पर लोकसभा में वोटिंग हुई और ये लोकसभा से पास हो गया। संसद में मोदी सरकार बुरी तरह से घिरती दिखाई दे रही है, तो महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर भी बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। संसद के बजट सत्र के दौरान महाकुंभ का मुद्दा छाया रहा। विपक्ष की तरफ से मोदी सरकार के साथ ही यूपी सरकार पर भी सवाल उठाए गए। सरकार से पूछा गया कि आखिर कितने लोगों की जान गई। लोकसभा में लगातार दूसरे दिन महाकुंभ को लेकर विपक्ष ने मोदी और योगी सरकार पर तीखे हमले किए। सपा चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कुंभ का आयोजन कोई पहली बार नहीं हुआ है। समय समय पर जिसकी भी सरकारें रही हैं इसका आयोजन करती रही हैं, लेकिन डिजिटल कुंभ कराने वाले अभी तक कितने लोगों की जान गई इसके आंकड़े नहीं दे पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जिन लोगों की जान गई उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं दी, वह घटना को छुपाने में लगे रहे। अखिलेश ने महाकुंभ की व्यवस्था को सेना के हवाले करने की मांग की है। अखिलेश ने महाकुंभ में जान गंवाने वालों के लिए 2 मिनट का मौन रखने की भी मांग की है। तो दूसरी तरफ पप्पू यादव ने भी इसी मुद्दे पर सरकार को घेर लिया है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में कितने लोगों की जान गई कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। नेहरू जी के जमाने में कितने लोगों की जान गई थी इसका आंकड़ा था, आज कोई आंकड़ा नहीं है। लोग कह रहे हैं कि सैकड़ों लोगों की जान गई है। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा कि ये सरकार सत्यमेव जयते से गाइडेड नहीं है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट का नारा देकर आई ये सरकार मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम पब्लिसिटी पर चल रही है।
वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात कर सत्ता में आई ये सरकार वीआईपी के लिए है। वहीं शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष अविमुक्तेश्वरानंद ने लोगों को रोके जाने, सारे गेट बंद किए जाने को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन प्रचार के चलते उनकी बात नहीं सुनी गई। संसद में एक दिन पहले भी महाकुंभ का मुद्दा उठा था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब हजारों लोगों की जान जाने की बात कही तो सभापति धनखड़ ने उन्हें टोक दिया। इस पर खड़गे ने कहा कि सरकार ही सही आंकड़े बता दे। एक तरफ विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है कि वो सही आंकड़े दे तो दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर सवाल उठाते हुए गलत प्रचार करने का आरोप लगा दिया है। महाकुंभ को लेकर बीजेपी सरकार चौतरफा घिर गई है तो गहमागहमी दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक राज्य की 70 सीटों पर वोटिंग होगी। मुकाबला सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। तो क्या है दिल्ली में वोटिंग की तैयारियां, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग शुरू होने में चंद घंटों का ही वक्त बाकी रह गया है। 5 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक राज्य की 70 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसको लेकर सभी चुनावी टीमें अपने अपने पोलिंग बूथों पर पहुंच गई हैं। इस बीच सीएम आतिशी पर आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर एफआईआर दर्ज करने की खबर सामने आई। सीएम आतिशी पर आरोप है कि वो 10 गाड़ियों और अपने 50-60 समर्थकों के साथ फतेह मार्ग पहुंची थी। एफआईआर के बाद आतिशी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है। इसके पलटवार में चुनाव आयुक्त ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने बार-बार तमाम विषयों पर शिकायत करके हम पर दबाव बनाने की कोशिश की है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही 5 पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ इस बार मैदान में हैं। इनमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सभी 70 सीटों पर आमने सामने हैं। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 6, सीपीएम और सीपीआई-एमएल ने 2-2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। भाजपा ने 68 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। 2 सीटें सहयोगी पार्टियों को दी हैं। इसमें जेडीयू ने बुराडी और एलजेपीआर ने देवली सीट से प्रत्याशी उतारे हैं। महाराष्ट्र में भाजपा की सहयोगी एनसीपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सभी सीटों पर भाजपा को समर्थन दे दिया है। इसके साथ ही साथ बसपा 70 और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब देखना होगा कि दिल्ली की जनता वोटिंग के दिन अपने घर से निकलकर किसे वोट देने का काम करती है। दिल्ली चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि इस बार किसकी जीत होगी। तो सवाल अमेरिका के राष्ट्रपति के फैसले पर भी उठ रहे हैं। ट्रंप के निशाने पर भारतीय आ गए हैं। अमेरिका से भारतीय प्रवासियों को वापस भेजा जा रहा है। ट्रंप के तेवरों ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आते ही अवैध प्रवासियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया और अब उनके रडार पर भारतीय प्रवासी भी आ गए हैं। अमेरिका से भारतीय अवैध प्रवासियों की पहली खेप मिलिट्री प्लेन C-17 में भरकर अमृतसर के लिए भेज दी गई। अगले कुछ ही घंटों में 205 प्रवासी भारत पहुंच जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डिपोटेशन की ये तलवार लगभग 18,000 भारतीयों पर लटक रही है। वहीं अगर प्यू रिसर्च सेंटर के डेटा पर नजर डालें तो इसके मुताबिक भारत के 7.25 लाख यानी 7,25,000 अवैध प्रवासी अमेरिका में रहते हैं। यानी आने वाले दिनों में भारत के 7,25,000 लोगों पर ट्रंप का बड़ा एक्शन हो सकता है। इन आंकड़ों ने भारत की भी चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या मैक्सिको और कोलंबिया की तरह भारत भी ट्रंप के फैसले का विरोध करेगा। दरअसल मैक्सिको और कोलंबिया ने ट्रंप के इस फैसले का कड़ा विरोध किया। उन्होंने यहाँ तक कि अवैध प्रवासियों से भरी प्लेन अपनी सीमा में उतारने से इनकार कर दिया था। कोलंबिया और अमेरिका में इस बात पर ठन गई थी, लेकिन ट्रंप के सैंक्शंस के आगे आखिरकार कोलंबिया को झुकना पड़ा। अब ऐसे में जब भारतीय प्रवासियों पर ट्रंप कार्रवाई कर रहे हैं तो क्या पीएम मोदी अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का विरोध करेंगे। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब अब तक किसी सऊदी अरब के निवासी, रूसी, कनाडा के निवासी पर एक्शन नहीं लिया गया तो भारत के प्रवासियों को क्यों डिपोर्ट किया जा रहा है। इन सवालों के बीच दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार की तरफ से उन लोगों को अपने देश बुलाने पर सहमति जताई गई है जो बिना किसी वैध दस्तावेज के अमेरिका में रह रहे थे। लेकिन एक बात तो तय है कि ट्रंप के इस फैसले ने एक बड़ी भारत की जनसंख्या को मुश्किल में डाल दिया है। भारतीय प्रवासियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं तो खतरे में हरियाणा की बीजेपी सरकार भी दिखाई दे रही है। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज इस वक्त अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री से नाराज चल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में लगातार एक के बाद एक अनिल विज के नाराजगी भरे बयान भी सामने आ चुके हैं और अब उनकी नाराजगी को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान आया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा की बीजेपी सरकार संकट में नजर आ रही है। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। वो सरकार से नाराज दिखाई दे रही हैं। पिछले कुछ दिनों में अनिल विज के नाराजगी भरे बयान भी सामने आ चुके हैं और अब 4 फरवरी को कैबिनेट बैठक बुलाई गई। बैठक शुरू होने के कुछ देर बाद जब वो नहीं पहुंचे
तो चर्चा होने लगी कि वो बैठक में नहीं आएंगे। लेकिन आधे घंटे बाद अनिल विज बैठक में पहुंचे, जिसके बाद चर्चा ये होने लगी कि विज देखना चाहते थे कि उनके बिना बैठक होती है या नहीं, इसलिए वो देरी से पहुंचे। अनिल विज की नाराजगी को लेकर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान आया। सीएम ने कहा कि हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनसे कोई नाराजगी नहीं है। हम कैबिनेट मीटिंग में एक साथ थे, डिपार्टमेंट की मीटिंग भी की। सीएम के बयान को डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि सीएम सैनी ने कवर अप करने की कोशिश की। इस बीच नाराज बिजली और परिवहन मंत्री अनिल विज को मनाने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया चंडीगढ़ पहुंचे। बता दें कि विज पिछले कुछ वक्त से सीएम और सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। आज भी वो कैबिनेट मीटिंग में आधे घंटे देरी से पहुंचे थे। इससे पहले ही सरकार ने कैबिनेट मीटिंग का वीडियो भी जारी कर दिया, जिसमें विज नजर नहीं आए। ऐसे में चर्चा हो रही है कि अनिल विज की नाराजगी को जल्द ही दूर नहीं किया गया तो वो कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। हरियाणा की बीजेपी सरकार मुश्किल में दिख रही है तो महाराष्ट्र एनडीए में भी बड़ी टूट के संकेत मिल रहे हैं। एकनाथ शिंदे हाईकमान से खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं, यहां तक कि उन्होंने मुख्यमंत्री फडणवीस की बैठक का भी बहिष्कार कर दिया। शिंदे के तेवरों ने फडणवीस सरकार की स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या गिर जाएगी महाराष्ट्र सरकार? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सरकार के गठन के साथ ही एनडीए में लगातार खटपट की खबरें सामने आ रही है। एकनाथ शिंदे की नाराजगी कम होती नजर नहीं आ रही। अब उन्होंने सरकार की कैबिनेट बैठक से भी दूरी बना ली है। दरअसल मंत्रालय में सोशल वॉर रूम की एक विशेष बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़ी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से बुलाई गई इस बैठक में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ ही अन्य मंत्री और अधिकारी मौजूद थे। लेकिन आमंत्रित किए जाने के बावजूद एकनाथ शिंदे इसमें शामिल नहीं हुए। और गौर फरमाने वाली बात यह भी है कि शिंदे की इस बैठक में गैर मौजूदगी की कोई वजह भी खुलकर सामने नहीं आई। दिलचस्प बात तो यह है कि एकनाथ शिंदे पिछले हफ्ते राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे, यानी वे लगातार सरकारी बैठकों से दूरी बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने शहरी विकास एवं जल आपूर्ति मंत्रालय की समीक्षा बैठक बुलाई थी, लेकिन वो भी रद्द कर दी गई, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या शिंदे फडणवीस सरकार का साथ छोड़ने का मन बना चुके हैं? क्या वो अपने पद से इस्तीफा देने की सोच रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से पहले उनसे सीएम पद छीना गया, फिर गृह मंत्रालय भी नहीं दिया गया और अब पालक मंत्रियों के मामले में भी उनकी नाराजगी साफ नजर आ रही है। रायगढ़ में एनसीपी की अदिति तटकरे को पालक मंत्री बनाया गया था। नासिक में बीजेपी के गिरीश महाजन को यह जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन शिवसेना के विरोध के बाद सीएम ने इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। शिवसेना इन दोनों जिलों में अपना पालक मंत्री चाहती थी। इसके लिए पार्टी के नेता भरत गोगावले और दादा भुसे रेस में बताए जा रहे हैं, लेकिन फडणवीस की तरफ से इस बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। शिंदे ने इसे लेकर साफ ऐलान भी कर दिया कि पालक मंत्री बनने की चाहत रखने में कुछ भी गलत नहीं है। यानी शिंदे नाराज है और इसका एहसास फडणवीस को भी है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से शिंदे को मनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसके बाद इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि एनडीए में बड़ी टूट हो सकती है। शिंदे यहां तक कि अपना इस्तीफा भी सौंप सकते हैं। महाराष्ट्र में एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है तो झटका असम सरकार को भी लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी घोषित किए गए लोगों को निर्वासित न करने और उन्हें अनिश्चित काल तक डिटेंशन सेंटर में रखने के लिए असम सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में असम सरकार से कई सवाल भी किए हैं। तो क्या है पूरी खबर? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी घोषित किए गए लोगों को निर्वासित नहीं करने पर असम की बीजेपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार से पूछा कि क्या वे उन 63 विदेशी लोगों को निर्वासित करने के लिए किसी मुहूर्त यानी किसी सही समय का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने असम के इस दावे पर भी सवाल उठाया कि निर्वासन संभव नहीं था, क्योंकि प्रवासियों ने अपने विदेशी पते का खुलासा नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि ये हमारी चिंता क्यों होनी चाहिए, आप उन्हें उनके देश भेज दें। क्या आप किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? जस्टिस ओका ने कहा कि असम तथ्यों को दबा रहा है, जिस पर भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया कि उन्होंने सर्वोच्च पदाधिकारी से बात की है और कुछ कमियों के लिए माफी मांगी है। जस्टिस ओका ने कहा कि हम आपको झूठी गवाही का नोटिस जारी करेंगे, आपको सफाई देनी होगी। हालांकि राज्य के वकील ने कहा कि छिपाने का कोई इरादा नहीं है। इसके बाद न्यायमूर्ति भुइया ने पूछा कि एक बार जब आप किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित कर देते हैं तो आपको अगला तार्किक कदम उठाना चाहिए। आप उन्हें हमेशा के लिए हिरासत में नहीं रख सकते। असम में कई विदेशी हिरासत केंद्र में हैं। आपने कितनों को निर्वासित किया है? इसके बाद पीठ ने असम सरकार को अवैध अप्रवासियों को तुरंत निर्वासित करने का निर्देश दिया। राज्य के इस तर्क को खारिज करते हुए कि उनके देशों में विदेशियों के पते ज्ञात नहीं थे, न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि आप उन्हें उनके देश की राजधानी में निर्वासित कर दें।
मान लीजिए कि वे व्यक्ति पाकिस्तान से है, तो आप पाकिस्तान की राजधानी को जानते हैं। उन्हें ये कहकर यहीं हिरासत में नहीं रखें कि उनका विदेशी पता ज्ञात नहीं है। पीठ ने कहा कि विदेशियों को तुरंत निर्वासित किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि आप उनकी नागरिकता की स्थिति जानते हैं, फिर आप उनका पता मिलने तक कैसे इंतजार कर सकते हैं। ये दूसरे देश को तय करना है कि उन्हें कहां जाना चाहिए। उन्होंने असम सरकार से ये भी पूछा कि उसने प्रक्रिया को पूरा करने में मदद मांगने के लिए विदेश मंत्रालय को एक प्रस्ताव क्यों नहीं सौंपा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को गिफ्ट देने के शौकीन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को अब रिटर्न गिफ्ट मिलना शुरू हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनको रिटर्न गिफ्ट भेजी है। भारत ऐसे लोगों को जहाज भर के भेज दिया है जो गलत तरीके से अमेरिका में रह रहे थे। ये वो लोग हैं जो पीएम के अमेरिकी दौरे के दौरान उनके स्वागत में एक सजावटी सामान का हिस्सा हुआ करते थे। अब देखना यह है कि उनके लौटने पर विश्व गुरु मोदी मोदी के नारे लगाने के बदले में उनको क्या दें। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।